नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए वरिष्ठ साहित्यकार देवी नागरानी की लिखी हुई कहानी कमली। देवी नागरानी जी एक बेहतरीन रचनाकार, गज़लगो, कहानीकार और अनुवादक हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। अरे ओ कमली, मेरा हुक्का तो भर दे, दो चार कश लगा लूँ तो धाएं धाएं करता दिमाग कुछ शांत हो। नानी ने हिदायती सुर में कुछ इस तरह आवाज़ दी कि आंगन से होता हुआ उनका संदेश रसोई घर में उसके कानों तक आ पहुंचा। अम्मी बस अभी आई आई, वहीं से आवाज़ देते हुए कमली ने कहा। अरे मुर्दार, तू मेरे काम के लिए कभी भी फारिग नहीं होती, टालती रहती है। नखरे भी तो कोई कम नहीं है तेरे, आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तू कमली से फिर कमसिन जो हो गई है। नानी बस दो चार बर्तन और हैं, मांझ कर आती हूँ। कमली की आवाज़ रसोई घर से बाहर नानी के कानों तक आई। तेरी आवाज़ तो बाहर आ सकती है पर तू नहीं आती। बर्तन करने का दावा करती है, खाना खाती है तो बर्तन भी करेगी। कहकर क्यों सुनाती है? क्या खाना सुनाकर खाती है? जाने क्या हुआ है आजकल के ज़माने को। बच्चे तो बच्चे, नौकरों की भी जबान चलने लगी है। देवकी ओ देवकी, तू ही आकर हुक्का बना दे, इसे तो फुर्सत ही नहीं मिलती मेरे काम के लिए। जरा देखना तो, रसोई में कोयले तो नहीं बुझ गए। आई नानी। मैं अपनी किताब बिस्तर पर ही छोड़कर बाहर आ गई। तुरंत ना आने का नतीजा जानती थी। तू भी बहरी हो गई है। मैं तो हिंदुस्तान में आकर ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। हो गई होंगी, जरूर हुई होंगी। सिंध में चार चार नौकर चाकर जो तुम्हारे आगे पीछे घूमा करते थे, यहाँ तो बेचारी ये अकेली ही है। किस काम को देखे और किस काम को छोड़े। सोचा पर कह ना पाई। शामत को दावत देना किसे भला लगता है। मेरी बात मेरे मुंह में ही रह गई। नानी की रौबदार आवाज़ तो थी ही, पर नाराज़गी में उसमें से कुछ और ही स्वर निकलते थे। कुछ और सुनूं इससे पहले हुक्का उठाकर हौदी की ओर चल पड़ी। पुराना पानी गिराया, ताज़ा पानी भरा, टोपी को उड़ेल कर राख निकाली, फिर अंगार डालने के लिए रसोई घर में गई। कमली ने आंखें उठाकर मेरी ओर देखा। लगा वो बहुत ही निर्बल हो गई थी। शायद काम का बोझ उससे उठाया नहीं जा रहा था, और ऊपर से इन वजनदार शब्दों की बौछार। कमली मेरी ही हम उम्र थी। नानी की नातिन मैं भी थी और वो भी। पर फर्क था, मैं सेज पर सोती, वो मेहनत कशी की चक्की में पिसती रहती। मैं पढ़ाई के लिए स्कूल जाती, वो रसोई घर का काम संभालती। अपनी पीठ पर मेरे हाथ का स्पर्श महसूस करके उसकी आंखें गीली हो गईं। लगा पुराने जख्मों से कुछ रिस रहा हो, पर वो चुप थी। खामोशी भी कितनी अजीब होती है। अपनी ही भाषा में कितनी दास्तानें एक ही बार में भूल जाती है। हाँ, ये बात और है कि कोई समझे कोई ना समझे, कोई महसूस करे कोई ना करे। कमली, तुम बर्तन मांज कर रखती जाओ, मैं धोती जाती हूँ। इस तरह काम जल्दी खत्म होगा, फिर तुम जाकर थोड़ा आराम कर लेना। नहीं बीबी, मैं कर लूँगी, आप नानी का हुक्का भर दीजिए। और उसकी नाक की सूं सूं ने बहुत कुछ बहने से रोक लिया। इतना तो मेरे बाल मन ने जान लिया था। मैंने हुक्का लाकर नानी की खाट पर रख दिया और अपने कमरे की ओर जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि सामने नानू जान आंगन में आते हुए दिखाई दिए। सलाम नानू जान। मैंने भागकर अपनी बाहें उनके इर्द गिर्द लपेटते हुए कहा। सलाम बेटा, खुश रहो। कहो, पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है ना? नानू ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। हाँ नानू, बिल्कुल ठीक चल रही है, कहकर मैं चलने लगी, पर मेरे पांव रुक गए। लड़कियों को पढ़ाना बेकार है, दिमाग खराब हो जाता है उनका। नानी ने एक बड़ा कष्ट लेते हुए बिन मांगी अपनी राय सामने रखी। क्यों ना पढ़ें? जमाना भी तो बदला है कि नहीं? मैं तो कहता हूँ कि कमली को भी इसके स्कूल में दाखिल करवा दो, दोनों का साथ भी हो जाएगा और पढ़ाई भी। अब चुप भी करो, ज़्यादा दिमाग मत खराब करो उसका। वो भी पढ़ेगी तो घर का काम कौन संभालेगा? मैं तो बोलकर फंस गई, और नानी की बड़बड़ाहट मेरे कानों तक रेंगती हुई पहुंची, जिसमें कुछ कड़वे कुछ कसैले शब्द थे जो पिघले डामर की तरह मेरे कानों में तैरते रहे। अब बात को आगे मत बढ़ाओ, नानू ने अपने कमरे की ओर रुख करते हुए कहा। कमतर जात के लोग हैं, कितना भी भला करो भुला देते हैं। जमाना ही बदल गया है, ना वे लोग रहे हैं, ना ही वो खुशबू बाकी रही है किसी में।
अरे भाग्यवान, अब घड़ी पल चुप भी तो हो जाओ। बेचारी दोनों लड़कियां क्या कुछ नहीं करती, तुम्हारी हर फरमाइश तो पूरी करती हैं। पल दो पल देरी तो हो ही जाती है। तुमने तो उम्र काटी है, इनके सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। मुझे तुम्हारी ये बातें बिल्कुल नहीं भाती, और ना ही तुम्हें ऐसा करना शोभा देता है। नहीं अच्छी लगती तो। अभी नानी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नानू ने रौबदार आवाज में कहा, अपने ही घर में आदमी कुछ पल सुकून के बैठे, ऐसा तो मौसम ही नहीं रहा। काम से लौटकर घर आओ तो घर घर लगना चाहिए। यहाँ तो हरदम तुम्हारी शिकायतों की दुकान खुली रहती है। हाँ हाँ, अब ये मेरी दुकान हो गई और वो तुम्हारी, यही कहना चाहते हो ना। अब बस भी करो, मैं जाकर लेट रहा हूँ। खाना तो खा लो, क्या यूं ही भूखे पेट लेट जाओगे? कमली, अरियो कमली, अपने नानू को खाना तो देना। जल्दी हाथ पांव चला। नानी की बुलंद आवाज़ सुनने में आई। जी आई नानी, अभी आई, तवे से रोटी उतार कर लाती हूँ। मैं इतनी बड़ी तो न थी, पर न जाने क्यों नानी की तंज भरी आवाज़ में कई बातें मेरे भीतर तीर समान चुभ जाती। अमीरी गरीबी की दीवार नाजुक नहीं, ईंटों से भी ज़्यादा मजबूत होती है। लारा काड़े में अपनी जमींदारी थी, बड़ी हवेली थी, बग्घी थी, चार चार दासियां दिन रात उनके आगे पीछे फिरा करती। एक दिन भर घर की सफाई करती, बिस्तर बिछाती, कपड़े धोती, उन्हें सुखाकर इस्त्री करके रख देती। दूसरी चाय पानी नाश्ता, दो समय के खाने का पूरी व्यवस्था करती। तीसरी घर की ज़रूरतों के हर चीज़ को बाजार से ले आती और समूचे घर की देखभाल करती। और चौथी ये कमली, जो 10 साल की उम्र से नानी की सेवा में लगी हुई है। नानी की हर आवाज़ पर हाजिर हो जाती, फिर चाहे किसी भी समय किसी भी चीज़ की मांग हो। अरे मेरी चप्पल तो ले आना। देख मैंने कंघी कहाँ रख दी। अरे चश्मा जरा साफ कर दे। एक कप चाय बनाकर पिला। इस तरह के छोटे मोटे काम कमली की जिम्मेवारी थी। लगभग मेरी उम्र की, पर सिंध में भी मैं स्कूल जाती और वो नानी की चाकरी में व्यस्त रहती। सबसे बड़ा काम था नानी का हुक्का, जो दिन में 2-3 बार भरकर नानी के सामने रखना। ये लत घर में नानी के सिवाय किसी और को न थी। नानू बीड़ी पीते थे और मेरे पिताजी शराब। बाकी सब साफ सुथरी जिंदगी व्यतीत करने में प्रयासरत रहते। आखिर मौसम बदला, बहारों में खिज़ां आने का आसार बढ़ने लगे। हलचल बढ़ी, दंगे हुए, मारपीट हुई, जुल्म अत्याचार की तपिश नानू को लपेट ले। इससे पहले नानू अपनी इज्जत बचाने के लिए समस्त परिवार को किसी मुसलमान दोस्त की मदद से पोरबंदर की ओर रवाना करने में जुट गए। हिंदुस्तान में भी उनके रहने खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया। नानू नानी आए और साथ मेरे पिता और मैं और कमली भी आए। मेरी माँ के लिए नानी कहती हैं, तेरी वजह से तेरी माँ को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। ना तुम पैदा होती ना वो मरती। हाय हाय मेरी मूमल रानी, कहकर छाती पीटते हुए वो अपनी बेटी का मातम मनाती थी। कमसिन को अपने साथ सिंध से स्थानांतरण के समय नानी ने उसकी पहचान देते हुए कहा था, ये मेरी नातिन है कमली। 2 साल की हुई माँ मर गई, अब मैं ही इसकी माँ भी हूँ और नानी भी। कहते हुए दुपट्टे से आंखें पोंछते नानी कमली का हाथ पकड़ते हुए लाठी की ठक ठक के साथ गाड़ी के इंतज़ार में खड़ी भीड़ के बीचों बीच लापरवाही से अपना रास्ता बना लेती। ये हुनर कोई नानी से सीखे, पराये को अपना करना और अपने को पराया करना। मैं सोचती रही, माँ मुझे जन्म देकर मर गई। कमली तो वहाँ की मुसलमान यतीम थी, जिसने नाना की पनाह पाकर नानी की सेवादारी के लिए घर में अपनी जगह बना ली। मेरी माँ तो उसकी एक ही बेटी थी, जो मुझे जन्म देकर इस जहाँ से चली गई। ये कौन सी बेटी हुई जो कमली उनकी नातिन बन गई? सोचती रही, पर किसी सवाल का माकूल जवाब पाने में नाकाम रही। खैर, सिंध छोड़कर हिंद में आ बसे, घर बसा, दुकानदारी शुरू हुई और मेरी फिर से स्कूल में दाखिला हो गई। कमली को घर के काम की, नानी की सेवा की संपूर्ण जवाबदारी उठानी पड़ी। अपनी सेवाएं देते देते वो वक्त और माहौल के मुताबिक कभी कमली तो कभी कमसिन बन जाती, कभी हिंदू तो कभी मुसलमान। वक्त के चेहरे भी नकाब बदलते हैं। और अचानक एक दिन मेरे बाबा भी हार्ट अटैक में ग्रस्त होकर चल बसे। नानू इंतहा तनहा हो गए। हुई तो नानी की भी, पर अपनी आवाज़ में खलिश भरकर बात करने में वो बहुत कुछ छुपा लिया करती। पटसन की खाट पर लेटी नानी की टांगों पर कमली के हाथ देर तक चलते रहे।
कभी ऊपर की ओर कभी नीचे की ओर घूमते हुए देह को सुकून देते रहे। नानी का मन जाने क्यों आज बिना माँ बाप की बच्ची के लिए दुखी होने लगा। अपनी बेटी के साथ साथ उसकी माँ नगीना भी याद आ गई, जो उनके घर में पनाह लेकर अंत तक निभा गई। भगवान के रहस्य में कौन कब झांक पाया है। दोनों हमजोली हम उम्र अपनी अपनी बेटियों को अमानत के तौर पर उसकी गोदी में छोड़ गई, और पल भी नहीं लगा सोचने में कि नानी ने उनको आगोश में भरकर गले लगा लिया। पर बुरा हो इस विभाजन का जिसने धरती के साथ दिलों के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के बैरी बन गए। सच तो ये है कि नानी का मन भी यहाँ और वहाँ की यादों के बीच में झूलता रहा। नानी के अपने रिश्तेदार भाई बहन भी इस दर बदर होने के दौर में बट गए। कुछ यहाँ आए, कुछ वहीं रह गए। ममता की छाती पर दरारें पड़ गईं। बस एक अपनी नातिन और एक ना अपनी ना पराई नगीना की बेटी कमसिन। उन्हें संभालते संभालते अब नानी थक गई थी। उसने भी बहुत कुछ खोया था। बाकी रिश्तों की माला में बचे थे 4 मोती, नानू नानी मैं और कमली। नानी सोच की गलियों से होती हुई अपनी पटसन वाली खाट पर लेटी लेटी कमली के हाथों के दबाव का आनंद लेती रही। नानी गर्मी लगती हो तो पंखा झुलाऊं, गर्म हवा भी तो बहुत है। मासूम बच्ची के स्नेह भरे आवाज में न जाने क्या था कि नानी का हृदय करुणा से भर गया। अपनी टांग खींचते हुए खाट पर उठ बैठी और प्यार से कमली के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, कमली अब तू भी देवकी के कमरे में जाकर आराम कर, सारा दिन काम करती रहती है। मेरी बातों को दिल से न लगाया कर, बूढ़ी हो गई हूँ, बड़बड़ की बीमारी हो गई है। आज से तू कमसिन नहीं बस कमली है, मेरी कमली। नानी कहकर वो कमली नानी की ममतामयी गोद में समा गई। कल ही तेरे नानू से कहकर देवकी के स्कूल में तेरा भी दाखिला करवाती हूँ, तू भी उसके साथ रहकर पढ़ लिख लेना। और नानी की आंख से 2 मोती लुढ़क कर छलके, एक देवकी के लिए एक कमली के लिए। अभी आप सुन रहे थे देवी नागरानी जी की लिखी हुई कहानी कमली। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आप खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रिया।